तो 7 तारीख से मजबूरन आयुष्मान के जो कार्ड धारक हैं उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाएगा। हमें मालूम है गरीब जनता को थोड़ी तकलीफ होगी। सबसे बड़ी दिक्कत रेगुलर पेमेंट्स आने की है। ये योजना सक्षम रूप से हरियाणा में नहीं चल सकती है। जो बहुत बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आयुष्मान के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। सरकारें ये चाहती हैं कि बगैर पैसा खर्च करे या बहुत कम पैसा खर्च करे और पूरी जनता को सुविधा मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है। इस बात के लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सारे अस्पताल, कोई अस्पताल 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने बैंकों से कर्जे ले हुए हैं, उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोड़ चुके हैं, हरियाणा में भी मैं जहाँ तक कहूँगा। कुछ हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट छोड़ने के कगार पर हैं। जैसे हरियाणा में हमने पीछे जब पेमेंट्स की प्रॉब्लम थी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, चर्चा हुई, तो हमने उनको कहा कि आपका जो ये 600-700 करोड़ रुपए का बजट है ये बहुत नाकाफी है, इसको आप बढ़ाइए और उसको कम से कम 2500 करोड़ रुपए करिए। यानी अब आई का और कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप आयुष्मान में नहीं करवा सकते? आगे से प्राइवेट में नहीं होगा, सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। आयुष्मान योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें आयुष्मान में, उसको लागू करने में, उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने में कई तरह के क्या कहा जाए कि दिक्कतें कई तरह की आ रही हैं। और खास तौर पर जो निजी अस्पताल इसमें शामिल हुए उनको काफी दिक्कतें आ रही है। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन साहब। सर, द स्वतंत्र से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुष्मान को लेकर एक ये कहा गया था कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है, लेकिन दिक्कतें क्यों आ रही हैं? किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने ये योजना ऐसे बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एक बहुत अच्छे मन से, एक अच्छे विचार के साथ शुरू किया था, लेकिन शायद उसके अनुपालन में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशली राज्य सरकारों की तरफ से मुझे लगता है कि कुछ कमी रही है। और कमी मिल भी रही है बजटिंग की। जितना हर उस राज्य की को बजट चाहिए, प्रोबेबली सरकारों ने उतना बजट नहीं रखा है। जैसे हरियाणा में हमने पीछे जब पेमेंट्स की प्रॉब्लम थी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, चर्चा हुई, फिर कुछ आला अफसरों से भी बात हुई, तो हमने उनको कहा कि आपका जो ये 600-700 करोड़ रुपए का बजट है ये बहुत नाकाफ़ी है, इसको आप बढ़ाइए और उसको कम से कम 2500 करोड़ रुपए करिए। क्योंकि अब सिर्फ वो उसमें आयुष्मान योजना नहीं है, अब उसमें 70+ वाले लोग भी शामिल हैं। कुछ नए इन्होंने जो चिरायु कार्ड बनाए हैं उसमें वो भी शामिल हैं। फिर अब कुछ कह रहे हैं कि जो ये रोड साइड एक्सीडेंट वाले हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो योजना का आकार और जो बेनिफिशरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 800 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा जैसे राज्य के लिए बहुत नाकाफ़ी है। जब तक ये बजट को बढ़ा के 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए नहीं करेंगे, ये योजना सक्षम रूप से हरियाणा में नहीं चल सकती है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो इसके साथ जुड़ गए थे और लोगों को फायदा मिलना शुरू हो गया था, धीरे धीरे वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो उससे अलग हो रहे हैं। तो किस तरह की दिक्कतें निजी क्षेत्र को आ रही है इस मामले में? कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोड़ चुके हैं, हरियाणा में भी मैं जहाँ तक कहूँगा। कुछ हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट छोड़ने के कगार पर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत रेगुलर पेमेंट्स आने की है। अगर अस्पतालों को रेगुलर पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे, अपने बिजली के, पानी के बिल, अपनी दवाइयों के बिल कैसे पे करेंगे? अल्टीमेटली सारा पैसा तो उन्हीं को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। तो सारे अस्पताल, कोई अस्पताल 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने बैंकों से कर्जे ले हुए हैं, उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है। अब उसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत ही कम प्राइस के पैकेजेस बनाए हुए हैं, जो कि किसी भी शहर में चलाना बड़ा मुश्किल है। चलो, फिर भी हमारे बहुत सारे साथी किसी तरीके से मेहनत करके छोटे कस्बों में, शहरों में उन पैकेजेस में काम कर रहे हैं। उन पैकेजेस में भी फिर डिडक्शंस कर देते हैं, पेमेंट्स की देरी हो जाती है, केसेस नो क्लेम में चले जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, उसके लिए कोशिश करते रहिए। तो इस तरह की इतनी सारी दिक्कतें हैं। फिर अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर
थोड़ा बहुत जैसा आपको मालूम है कि सरकारी तंत्र का हैरेसमेंट और ये सब चीज़ें, धमकियां देना कि आपको डीपेनल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, इस तरह की सारी समस्याएं अस्पताल महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका मनोबल टूटता जा रहा है। देखो, एक सोशल सरकार की या हम कोई भी रिपब्लिक में अगर बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा बेसिकली सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा के हाल आपको मालूम है, स्वास्थ्य का ये सारा चीज सरकार ने प्राइवेट उसमें डाल दिया, रादर देन कि वो अपने सरकारी तंत्र को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, और वो उसको डाल दिया। आप हमारी मदद ले सकते हैं लेकिन सारा का सारा स्वास्थ्य हमारे ऊपर चलाना, और वो भी बगैर पैसे दिए अगर आप चलाना चाहो तो वो पॉसिबल, वो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि निजी क्षेत्र आपका भागीदार बन सकता है आपकी योजना को लागू करवाने में, लेकिन अगर जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए कि वो चलाएं तो शायद मुश्किल होगा। और दूसरा, जब तक आप निजी क्षेत्र को अपने बराबर का मान के इक्वल पेडिस्टल पे आप उनसे बिहेव नहीं करोगे, उनको ट्रीट नहीं करोगे, तब तक इस तरह की योजनाएं चलाना बड़ा मुश्किल है। सर, कितने हॉस्पिटल आयुष्मान में, अगर आपको कोई अंदाजा हो, कितने हॉस्पिटल छोड़ चुके हैं अभी हाल के कुछ दिनों में, और कितना पेंडिंग होगा सर पैसा इन अस्पतालों का? हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र के तकरीबन 600 साढ़े 600 हॉस्पिटल एम्पेनल्ड हैं आयुष्मान हॉस्पिटल में। पिछले वर्ष में करीब 20-25 हॉस्पिटल छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोग छोड़ने की कगार पे हैं। अगर इस बार भी अगर सरकार ने कोई पेमेंट्स का अगर कोई प्रॉपर अगर वो नहीं बनाया सिस्टम कि लोगों को रेगुलर और टाइमली पेमेंट मिले, तो शायद हो सकता है बहुत सारे और हॉस्पिटल इसको छोड़ देंगे। अभी जो हमारे उसके हिसाब से हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से करीब 500 करोड़ रुपए का हमारे अस्पतालों का बकाया है हरियाणा सरकार पे। तो हम बार बार मांग कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, हम पिछले कई महीनों से सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने जो इसके लिए एक अलग से महकमा बनाया हुआ है, उनके सीईओ से, उनके डिप्टी सीएमओ से बराबर हम टच में हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा। उनकी भी मजबूरी है कि जब तक उनके पास बजट नहीं आएगा तो वो कहाँ से पेमेंट। तो 500 करोड़ रुपए अगर बकाया है सिर्फ यहाँ का, तो सर इतना तो बजट ही है, किस तरीके से पेमेंट करेंगे? वही तभी हमने उनको एक जो सही फिगर दी थी कि हरियाणा के लिए आपको कम से कम 2000 से 2500 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बगैर ये स्कीम हरियाणा में नहीं लागू कर सकते। सर, आप लोगों ने, क्योंकि आप आईएमए के अध्यक्ष भी हैं हरियाणा चैप्टर के, तो सरकार से आधिकारिक रूप से कोई बातचीत हुई है, कोई अल्टीमेटम दिया है, कुछ कॉन्क्रीट बातचीत निकल कर सामने आया? अभी हमने तो अभी 2-3 दिन पहले सरकार को पत्र भेजा है कि भाई हम अगर ये पेमेंट्स और बाकी हमारी समस्याएं अगर नहीं दूर होंगी तो 7 तारीख से मजबूरन आयुष्मान के जो कार्ड धारक हैं उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाएगा। हमें मालूम है गरीब जनता को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं और सरकार को रादर इसके बारे में ज़्यादा पहल करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि भाई जनता को तकलीफ ना हो। तो लेकिन अभी तक एज सच हमारे पास कोई ऑफिशियल सरकार की तरफ से कोई पहल या कोई सरकार की तरफ से न्योता या सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई हमारे पास अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है। सर, हम लोग दिल्ली में भी, मैंने बात की दिल्ली के डॉक्टर से जो निजी क्षेत्र के हैं, उनका ये कहना था कि 2-3 चीज़ें जो बड़ी दिक्कत वाली हो रही है कि एक तो पैसा का रेट आपका कम है और उसके बाद किसी तरह का कोई ब्याज या कुछ तो सरकार देती ही नहीं है। तो इस तरह तो प्राइवेट सेक्टर भी कोलैप्स कर जाएगा जिस तरीके से। एग्जैक्टली आपने बहुत ठीक कहा कि जो एमओयू है आयुष्मान के लिए अस्पतालों का सरकार के साथ, उसमें यह है कि अगर पेमेंट 15 दिन से ज़्यादा डिले होती है, 15 दिन का टाइम है, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा डिले होती है तो 1% का इंटरेस्ट उनको डिलेड पेमेंट पे मिलना चाहिए। लेकिन आज तक सरकार ने कोई डिलेड पेमेंट्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। हमारी ये भी मांग है कि भाई हमारा जो अब तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो हमारे सभी चिकित्सकों को, सभी अस्पतालों को दिया जाए। यानी आज तक सर एमओयू में होने के बावजूद किसी भी अस्पताल को ब्याज नहीं मिला है? 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। और सर तो किस तरह से चल कैसे रहे हैं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जिन पे इतना वजन हो गया? क्योंकि देखिए बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत छोटे भी होते हैं जो एम्पैनल हो गए होंगे सरकार के साथ, तो वो तो दिवालिया जिसे कहा जाता है, बैंक्रप्सी की कोई। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं और जो बेचारे बड़े सीरियसली काम करते हैं
इस स्कीम के तहत उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। बैंकों से उन्होंने लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन ले रखे हैं। उनके स्टाफ को कई कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। मेडिकल और सप्लाईज़ के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि सारे अस्पताल MSEME कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं। आपको 45 दिन में पेमेंट करना ही करना होता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेके बहुत जो ज़्यादातर अस्पताल संचालक हैं वो बहुत हतोत्साहित हैं, बहुत दुखी हैं। और अगर जल्दी इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं किया आगे के लिए भी, तो उसका स्कीम का चलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इस बात के लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी एक योजना बनाई है सरकार ने गरीब कल्याण के लिए। लेकिन सरकार की सहभागिता, सरकार बराबर रहे, सरकार की सहभागिता है कि सरकार बराबर पेमेंट करे, उतना बजटरी प्रोविजन रखे। तो ये आपके माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समस्या, अच्छी स्कीम को और अच्छे से चलाएं। सर, इस योजना की नीयत बहुत अच्छी थी। प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था और देश की गरीब जनता को भी लगा था कि अब हम बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवा पाएंगे। तो अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री की अच्छी योजना को, उसका जो क्रियान्वयन करना था सरकारों को, राज्य सरकारों को खास तौर पर, उन्होंने उसका मटियामेट कर दिया। हाँ, मटियामेट तो हम नहीं कहेंगे, वो ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत अच्छे मन से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया। सरकारें भी चाहती हैं, लेकिन सरकारें ये चाहती हैं कि बगैर पैसा खर्च करे या बहुत कम पैसा खर्च करे और पूरी जनता को सुविधा मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है। अगर अभी भी अगर हम देखें तो सरकार जो पैकेज हमारे अस्पतालों को दे रही है, और उन्हीं पैकेजेस का अगर हम सरकारी अस्पताल का अगर खर्चा लगाएं तो वो कई कई गुना ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब अगर हम उसको ये लगाएं, सरकारी अस्पताल में सब कुछ सरकार करती है, बिल्डिंग सरकार की है, जितनी मैन पावर है उसको हम सैलरी दे रहे हैं, जो दवाइयों का खर्चा है, सरकार अस्पतालों की मेंटेनेंस का खर्चा है। तो अगर उसको पर यूनिट खर्चे को अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसके पैकेज के हिसाब से कई कई गुना ज़्यादा खर्चा आता है। सरकारी पे ज़्यादा खर्चा आता है प्राइवेट के मुकाबले। हाँ। अच्छा, और फिर भी आप लोगों को पैसा नहीं तो एक तो पैकेजेस को ठीक किया जाए, मतलब कम से कम इतना वायबल किया जाए कि कम से कम अस्पताल अपने आप को वायबल कर सके, और हमारे जो चिकित्सक वहाँ काम कर रहे हैं कम से कम वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को तो पाल सकें। वो खाली वहाँ पे वो करने थोड़ी ना बैठे हैं चैरिटी। दूसरी चीज़, एक रेगुलर फंड्स की व्यवस्था की जाए, डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट दिया जाए, कटौतियाँ ना की जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि, और जो पुराने पेमेंट्स हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको सबका तुरंत से तुरंत भुगतान और निपटान। सर, एक सवाल ये जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा, क्योंकि दर्शकों के लिए जानने के लिए, कि आजकल ये लगता है जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड मिल गया उसको ये लगता है कि मैं किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाऊँगा और मेरा इलाज उस कार्ड को देने से फ्री हो जाएगा। लेकिन सर, इस तरीके की जानकारी आ रही है कि केवल जो आई, नॉज, इस तरीके के जो छोटे हॉस्पिटल जिनमें सिर्फ उन्हीं का इलाज होता है, वही बड़ी संख्या बच चुकी है इस पूरे घटनाक्रम के कारण। तो क्या असल स्थिति है सर, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, सही बात यह है कि जो बहुत बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो आयुष्मान के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। बहुत कम बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो भी बड़े चुनिंदा चीज़ों के लिए। दूसरा, सरकार ने इस स्कीम में कुछ चीज़ें सरकारी क्षेत्र के लिए रिजर्व की हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका कि इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा। अभी बिल्कुल अभी रिसेंटली सरकार ने उनमें से 5 चीज़ें प्राइवेट उसमें से निकाल के और सरकारी कोटे में डाल दी। तो आई हॉस्पिटल काफ़ी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे थे, बहुत ही कम रेट्स में, शायद 9,000 रुपये में कैटरेक्ट ऑपरेशन कर रहे थे। तो अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो है आई हॉस्पिटल से निकाल के सरकारी अस्पतालों में डाल दिया गया है। अच्छा, यानी अब आई का और कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप आयुष्मान में नहीं करवा सकते? आगे से प्राइवेट में नहीं होगा, सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। ओह, अच्छा। और बाकी जो है तो इसकी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपके पास कार्ड आ गया तो आप कहीं जाओ, कार्ड दिखा के और आप इलाज करा लो, ऐसा नहीं है। उसकी सारे हॉस्पिटल्स एमपैनल नहीं है, हर हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी एमपैनल नहीं है। तो ये चीज़ एक सब हर आदमी को देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़
5 लाख रुपए की हम जो बात करते हैं, मैक्सिमम एक बारी में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आपको कैशलेस नहीं मिलता है। अच्छा, यानी कि अगर आप बीमार हुए तो वो 5 लाख की लिमिट भले ही है, हाँ, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर का बिल हॉस्पिटल का नहीं होता। यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए एक साल के लिए पूरी फैमिली के लिए है। और कई बीमारियां भी निकाल दी गई हैं कि उसके लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तो यानी जब भी कोई बीमार पड़े पहले चेक कर ले ये सब चीजें, हाँ। कि किस हॉस्पिटल में जाऊं और क्या मेरी बीमारी इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एग्जैक्टली। पहली बात तो ये हॉस्पिटल आयुष्मान में एम पैनल्ड है क्या? हाँ। अगर ये एम पैनल्ड है तो उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज एम पैनल्ड हैं, हाँ। ठीक है ना? और ये जो चीजें हैं वो सरकारी क्षेत्र के लिए रिजर्व तो नहीं है, तभी आप जा सकते हो। चलिए सर, जाते जाते बस एक चीज ये जानना चाहूंगा सर कि जैसा आपने कहा ही कि अगर पेंडिंग बिल नहीं आए तो हम लोग ऑप्ट आउट कर जाएंगे, लेटर भी आप लोग भेज चुके हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार कुछ मनाने की कोशिश करेगी, पैसा आप लोगों का दे देगी? कुछ ऐसा रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान स्थिति में? नहीं, पीछे भी जब ये लास्ट ईयर भी जब इस पेमेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी तो जनवरी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमारी बातें सुनी, समस्याएं सुनी, इसको सुलझाने की कोशिश भी की। उस वक्त काफ़ी कुछ पेमेंट्स भी रिलीज़ कराई। सरकार की मुझे लगता है मंशा अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बजटरी एलोकेशन का गड़बड़ है, या तो वो ठीक से इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या क्योंकि हम जब हम कह रहे हैं तो उस बात को कुछ कैलकुलेट करके ही कह रहे हैं कि 2,2500 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए चाहिए। तो सिर्फ इतना है कि अगर उसका बजटरी एलोकेशन ठीक कर देगी, वहाँ पे अगर लोगों के लिए केसेस का जो वो देना है, अप्रूव करना है, उसकी अगर प्रॉपर व्यवस्था कर देगी तो मेरे ख्याल में इस स्कीम को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे अस्पताल इस स्कीम को जैसे चल रही है चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जब तक समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, मेरे ख्याल में आगे बात बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार को भी, क्योंकि अभी इतना सारा काम प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से ही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा कि अगर पैसे नहीं आए तो निश्चित तौर पर कोई रास्ता प्राइवेट से क्षेत्र के पास नहीं है और वो आयुष्मान से ऑप्ट आउट कर जाएंगे, तो बहुत बड़ा खतरा लोगों के लिए है जिनके लिए ये आयुष्मान कार्ड योजना आई थी। क्योंकि अगर अस्पताल ही नहीं होंगे, निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी नहीं होगी, तो सरकारी अस्पतालों में तो पहले भी इलाज आम लोगों का हुआ करता था। तो इस योजना का जो असली उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं खो रह जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं स्वतंत्र के दर्शकों को दिल्ली में किस तरह की दिक्कत आ रही थी, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले बातचीत की थी, उसका भी एक छोटा सा अंश आपको दिखाता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, हर जगह, हर राज्य में इसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी अस्पतालों की। अभी कहा गया कि शुरुआत में करीब 100 अस्पतालों में इसे लागू किया गया है, जिसमें से आधे से भी कम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो लोगों को सुविधा तो तब मिलेगी जब प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें आगे आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे। आपने खुद ये आयुष्मान अपने हॉस्पिटल में, संजीवन में, ये जो किया है शुरू, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो हॉस्पिटल वाले इसे अपने यहाँ लागू करने में हिचकिचा रहे हैं? देखिए, वही दिक्कतें हैं जो कि RSBY स्कीम में आई थी, जिस समय सरकार ने ये एडवर्टाइज किया था कि भाई हम इसको सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। तो एक बजट भी बनाया था कि ये बजट जो है इतना खर्च किया जाएगा, लेकिन देखा गया कि सिर्फ 30 से 35% ही वो बजट खर्च हो पाया। और जब बजट नहीं खर्च हो पाया, उसकी वजह जो थी वो उसकी प्राइस की लो प्राइस थे। अच्छा। कि इतने लो प्राइस थे कि उस प्राइस पे इलाज करने में वो बजट खर्च नहीं हो रहा था। अब क्या 2018 के बाद में इन्फ्लेशन आई, अस्पतालों के खर्चे, पे बिल्स, दवाइयों की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस, सर्विस, लॉट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो 2018 में जो रेट फिक्स हुए थे और आज 2025 हो गया, वही रेट आज भी इस वाले पर्टिकुलर सर्विस में
एप्लीकेबल मानी जा रही है। यानी जो 2018 में एक हॉस्पिटल को पैसा मिलता था वही आयुष्मान में किसी सर्जरी में, उतने ही पैसे आज 2025 से मिल रहे हैं। 7 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हो सकता है कि आगे हो भी ना, और कब होगी ये भी नहीं पता हमें। इसके चलते एक लोएस्ट प्राइस को, जिसको लोगों ने दिल से एक्सेप्ट किया कि वो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना चाहते हैं, उस सपने को साकार करने में उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 7 साल बाद भी पैसे उतने ही मिल रहे हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि कई अस्पतालों के बहुत सारा बिल करोड़ों में वो पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, जब इलाज कर चुके हैं, जो पास भी हो चुके हैं बिल। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 63,000 हॉस्पिटल्स अपना ये क्लेम भेज चुके हैं। 63 लाख क्लेम ड्यू हैं, 63 लाख ड्यू हैं। यानी ये करोड़ों रकम पता नहीं कितने करोड़ में चली है। 63 ऐसा कहा गया है। मुझे मेरा तो सिर्फ 1 करोड़ रुपये ड्यू है। आपका भी ड्यू है? मेरा भी ड्यू है, लेकिन बाकी तो खैर कोई बात नहीं। अस्पताल का मेरा नहीं, अस्पताल का जी। तो ये बातें जो हैं, पैसे का ना मिलना, पैसे का लेट मिलना, और पैसा कब मिलेगा ये क्वेश्चन मार्क होना, और प्राइजेस को मैच ना कर पाना आज के एक्सपेंसेस से, ये कोई वजह बन रही हैं कि मोदी जी का सपना, हम सबका सपना, एक गरीबी की रेखा से नीचे वाले आदमी के लिए ट्रीटमेंट कर सकें, वो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।